नमस्कार छात्रों, आज हम आरोह पाठ्यपुस्तक के अध्याय स्पीति में बारिश का अध्ययन करेंगे। इसे लेखक कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया है। मनुष्य दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहा है। इसी जिज्ञासा ने उसे अनेक यात्राओं की प्रेरणा दी। जब अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कोई लेख लिखा जाता है तो उसे ही यात्रा वर्णन कहते हैं। अनेक लेखकों और कवियों द्वारा की गई यात्राओं के कारण ही हमें दुनिया के ऐसे ऐसे स्थलों के बारे में पता चला जहां हर कोई नहीं जा सका। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल आदि ऐसे ही लेखक और कवि हैं जिन्होंने अपनी अनेक यात्राओं का वर्णन लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। हिमालय, जिसका नाम सुनते ही हमारे मन में हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़, उड़ते बादलों और सुंदर घाटियों की कल्पना होने लगती है, इसी हिमालय के मध्य भाग में स्पीति नाम का एक ऐसा स्थान भी है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह स्थान हमारे मन में रची बसी हिमालय की सुंदर कल्पना से एकदम अलग है। इस यात्रा वर्णन को पढ़ने से पहले हम लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्णनाथ जी का जन्म 1934 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे काशी विद्यापीठ, जिसे आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहां अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। धीरे धीरे उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर होने लगा। इस सिलसिले में उन्होंने हिमालय के कई भागों की यात्रा की। उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा और हिमालय यात्रा। अपनी रचना लद्दाख में राग विराग में वे लिखते हैं, चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। लेखक कृष्णनाथ जी ने हिमालय के विभिन्न भागों की यात्रा की है। इस अध्याय में वे स्पीति नाम के स्थान की यात्रा का वर्णन करते हैं। उन्होंने स्पीति की भौगोलिक और प्राकृतिक बनावट, जनसंख्या, मौसम, जलवायु, फसल और भूगोल आदि बातों की रोचक जानकारी दी है। वे स्पीति के कठिन जीवन के बारे में भी बताते हैं। लेखक चाहते हैं कि युवा लोग यहाँ आएं, जिससे स्पीति के पहाड़ों पर छाई उदासी दूर हो सके। पाठ के अंत में उन्होंने स्पीति में हुई वर्षा का अनुभव भी बताया है। स्पीति नाम का स्थान मध्य हिमालय की गोद में बसा एक ठंडा और सूखा इलाका है। यहाँ हिमालय के दूसरे स्थानों की तरह सुंदरता और हरियाली नहीं है। यह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है, जिसकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। इसके पहाड़ पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से जुड़े हैं। इतिहास में स्पीति नाम के स्थान के बारे में अलग से कोई वर्णन नहीं मिलता। ऊंचे ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाता था। स्पीति को कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बुशहर, कभी कुल्लू और कभी ब्रिटिश भारत के नाम के साथ जोड़कर जाना जाता रहा है। यहाँ की भौगोलिक बनावट के कारण यह हमेशा अन्य स्थानों से अलग और स्वतंत्र रहा है। सन 1966 में जब हिमाचल प्रदेश एक नया राज्य बना, तब स्पीति को उसका एक जिला बना दिया गया। स्पीति में जीवन बहुत कठिन है, इसी कारण यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। सन 1901 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 3,231 थी, जबकि सन 1971 की जनगणना में
जनसंख्या 7,196। इसका क्षेत्रफल लाहौल के साथ जोड़कर 12,015 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार स्पीति का क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है और जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम। स्पीति की जलवायु के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि यहाँ केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं। पहली वसंत ऋतु जो जून से सितंबर तक रहती है और बाकी समय शीत ऋतु। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से भी काफ़ी नीचे चला जाता है। पूरे शीत ऋतु में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। स्पीति के संघर्षमय जीवन के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि स्पीति में जीवन यापन एक चुनौती जैसा है। यहाँ साल में केवल एक ही फसल उगती है। मुख्य रूप से यहाँ सरसों, जौ, मटर और गेहूं आदि उगते हैं। यहाँ सिंचाई का साधन पहाड़ों के पिघलने से आया पानी है। बहुत अधिक ऊंचाई, ठंड और दबाव के कारण यहाँ पेड़ नहीं उगते, जिससे ईंधन और घर बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती। यहाँ का रास्ता पथरीला है, इसलिए यातायात के साधन भी नहीं मिलते। यहाँ संचार के साधन भी बहुत कम हैं। स्पीति घाटी के मुख्य पर्वत श्रेणियों के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं, यहाँ उत्तर में बारालाचा पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जिनकी औसत ऊंचाई 16,500 फीट के लगभग है। दक्षिण में माने पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसके बारे में लेखक कहते हैं, इस पर्वत श्रेणी पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। माने बौद्धों का ध्वनि मंत्र है। बूढ़े लामाओं ने माने मंत्र का यहाँ इतना जाप किया है कि इस पर्वत श्रेणी को माने श्रेणी नाम दे देना उचित ही लगता है। इसी मंत्र जाप के कारण यहाँ के पहाड़ों पर एक उदासी छाई रहती है। स्पीति हिमालय की अन्य पर्वत श्रेणियों से एकदम अलग है। यह हिमालय के मध्य भाग की पहाड़ियों में है, जिसकी ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थान हिमालय के निचले भाग में है, जहां पर्यटक आसानी से जा सकते हैं। अन्य पर्वतीय स्थानों पर यातायात के साधन आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन स्पीति के ऊंचे ऊंचे दर्रों पर जाना बहुत कठिन है। स्पीति में वर्ष के 8 महीने बर्फ जमा रहती है, जिससे वहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन दूसरे पर्वतीय स्थानों पर जाकर पर्यटक बर्फ में खेलने का आनंद उठाते हैं। वहाँ तरह तरह के खेल, छोले भटूरे और सौंदर्य प्रतियोगिताओं का आनंद उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता है। स्पीति में वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ हरियाली बहुत कम है। पहाड़ एकदम वीरान लगते हैं, लेकिन अन्य पर्वतीय स्थानों पर उड़ते बादल, वर्षा, फूलों से ढकी वादियाँ, नदियों और झरनों का संगीत सुनाई देता है। स्पीति में प्रायः वर्षा नहीं होती, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक मानसून नहीं पहुंच पाता। इसलिए स्पीति के नर नारी वर्षा की सुंदरता और रोमानियत को नहीं समझ सकते। यहाँ कभी कभी बारिश होती है, लेकिन मैदानी इलाकों की बारिश की तरह आप इसमें भीगने का आनंद नहीं ले सकते। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने स्पीति में वर्षा होते देखी। काजा के डाक बंगले पर जब रात को वे गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उन्हें लगा जैसे कोई खिड़की खड़का रहा हो। जागने पर उन्होंने देखा कि वर्षा हो रही थी। तेज ठंडी हवा के साथ बर्फ जैसी बूंदें गिर रही थीं, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। घाटी में महाशंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुबह जागने पर लोग कह रहे थे कि आपकी यात्रा बहुत शुभ है, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। गद्य भाग के पाठों से परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें पहले है गद्यांश पर आधारित
अर्थबोध के प्रश्न जिनके 6 अंक हैं, और दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा पाठों की विषय वस्तु पर आधारित बोधात्मक प्रश्न। यह 9 अंकों के लिए पूछा जाता है। गद्यांश के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम यहाँ एक उदाहरण देखेंगे। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं? या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क से परे है। इस गद्यांश के आधार पर 3 प्रश्न हैं। लेखक को स्पीति में लोगों के रहने पर आश्चर्य क्यों है? लेखक को आश्चर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ लकड़ी और रोजगार नहीं है, फसल भी एक ही होती है, और ऐसी दुर्गम स्थिति में भी लोग यहाँ रहते हैं। दूसरा प्रश्न, स्पीति में कौन कौन सी कठिन परिस्थितियाँ हैं? इसका उत्तर होगा स्पीति में भयंकर ठंड, संचार के साधनों की कमी, एक ही फसल का उगना और रोजगार आदि न होना कठिन परिस्थितियां हैं। तीसरा प्रश्न, संसार और निर्वाण अतर्क क्यों है? इसका उत्तर होगा संसार और निर्वाण तर्क से परे है। लेखक कहना चाहते हैं कि संसार की हर वस्तु को तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्राणी की उत्पत्ति, संसार का चक्र आदि कभी समझा नहीं जा सकता। इसी तरह मृत्यु के कारण, मृत्यु के बाद जीव का स्थान, इनका सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है। दूसरे प्रकार के प्रश्न पाठों की विषय वस्तु के आधार पर पूछे जाते हैं। इनके कुल 9 अंक रहते हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट समझा कर लिखने होंगे। इनके कुछ उदाहरण यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इसका उत्तर होगा स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे स्पीति में भयानक ठंड है, 8 और 9 महीने स्पीति शेष दुनिया से कटा रहता है। यहाँ रोजगार, संचार और यातायात के साधनों की कमी है। वर्ष में केवल एक फसल उगती है। यहाँ लकड़ी नहीं मिलती, जिससे घर गर्म रखने या घर बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा प्रश्न, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर होगा लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि इस श्रेणी पर बौद्धों के माने मंत्र का जाप हुआ है और उसकी गूंज चारों ओर सुनाई देती है। इसी कारण इस पर्वत श्रेणी का नाम माने पर्वत श्रेणी रखा गया है, जो कि उचित ही लगता है। तीसरा प्रश्न, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा वर्षा यहाँ एक घटना है और सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय के मध्य भाग तक मॉनसून नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ बारिश भी नहीं होती। कभी कभार बारिश हो जाती है, जिससे थोड़ी बहुत हरियाली है, इसलिए यहाँ वर्षा को एक घटना कहा गया है या सुखद संयोग। अगला प्रश्न है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थानों से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर होगा स्पीति हिमालय के मध्य भाग की पहाड़ियों में है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थान हिमालय के निचले हिस्से में। अन्य पर्वतीय स्थानों पर पहुंचने के बहुत से साधन हैं, लेकिन स्पीति के ऊंचे दर्रों को पार कर स्पीति पहुंचना बहुत कठिन है। स्पीति में वर्षा नहीं होती, न यहाँ हरियाली है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थान
हरियाली और सुंदरता से भरे रहते हैं, इसलिए पर्यटकों का जमवाड़ा वहाँ रहता है। अगला प्रश्न है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? इसका उत्तर होगा, माने की पर्वत श्रेणियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस कथन के माध्यम से लेखक युवा वर्ग से आह्वान करते हैं कि वे मैदानी भागों से स्पीति आएं और यहाँ के कठिन जीवन को देखें। साथ ही वे अपने हंसी से और मनोरंजन से यहाँ के उदास वातावरण को दूर करें। जीवन का हर क्षण एक यात्रा, एक अनुभव है। इसका भरपूर आनंद उठाएं। धन्यवाद।